नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बीएचयू में पढ़ाने वाले संदीप पांडे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। अतुल्य भारत का कॉन्ट्रैक्ट जो प्रसून जोशी को था और चेहरा आमिर खान थे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। अमित शाह अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह कॉन्ट्रैक्ट अगले 3 बरस तक कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, आरएसएस को तय करना और कल से जलगांव में इसके लिए मंथन शुरू हो जाएगा। और इन सब के बीच जो आतंक का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि पाकिस्तान की सेना ने हाथ में लिया हुआ और नवाज शरीफ सिर्फ सामने एक मुखौटा भरा है, तो क्या यह मुखौटा पाकिस्तान लौटने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आकर खड़ा होगा? बात इसीलिए हमें लिखना पड़ा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन शुरुआत दरअसल जिस तरीके से पठानकोट में हुआ, उसके बाद अलग अलग जगहों पर संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, ब्लास्ट भी हो रहे हैं। और यह ग्रेनेड से हमला अनंतनाग में हुआ, जिसमें सीआरपीएफ कैंप में, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। हर संदिग्ध निशाने पर है। एक लिहाज से कह सकते हैं पठानकोट में कर्फ्यू सरीखे हालात हैं। संदिग्धों को पकड़कर निशाने पर लेते हुए पूछताछ के लिए वहां पर सिविल पुलिस को सौंप दिया है सेना ने। इन सब के बीच आज हॉक्स कॉल दिल्ली में भी आया, जिसमें कहा गया कि बम से हवाई अड्डा उड़ा देंगे। इन सब के बीच गलत जानकारी कश्मीर में भी निकल कर आई कि अफगानी आतंकवादी घुस गए हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग जानकारी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है, क्या जिस तरीके से पठानकोट में जो कुछ हुआ उसके बाद आतंकवाद को लेकर जो अभी तक ये मैसेज भारत के भीतर तमाम सत्ताओं का रहा कि पाकिस्तान की कहीं ये स्टेट पॉलिसी तो नहीं, और बातचीत के लिए आतंकवाद या उस तरफ से जब कश्मीर का जिक्र होता है, इससे इतर बड़े व्यापक क्षेत्र में दोनों देश बातचीत करें, मोदी और नवाज शरीफ, या फिर स्थिति बिगड़ रही है? जरा इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखें। एक तरफ संदिग्ध सेना की बंदूक की नोक पर, तो दूसरी तरफ पंजाब के एसपी सतविंदर के सच की जांच। जी, पठानकोट हमले के बाद पंजाब में सेना से लेकर जांच कर रही एनआईए सक्रिय है। हर तरफ परखा यही जा रहा है कि आखिर सेंध लगती कैसे है, या फिर यह कहा जाए पठानकोट में सेंध लगी कैसे। लेकिन अगला सवाल यही है कि क्या एक तरफ जांच अगर एनआईए की टीम अब लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर एयरबेस के भीतर तक कर रही है और दूसरी तरफ सेना भी सक्रिय है, तो इन सब के बीच क्या यह माना जाए कि अब इस तरीके के हमले रोके जा सकते हैं? लेकिन अगला सवाल फिर वही आकर टिकता है कि आखिर पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी संगठन जब तक हैं और पाकिस्तान बातचीत की दिशा में कदम तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो फिर क्या वाकई ये हमले रुक सकते हैं, या वाकई बातचीत आगे बढ़े तो हमले नहीं होंगे? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत की दिशा में भारत की रुचि तभी होती है जब भारत पर आतंकवादी हमले होते हैं। यानी एक तरफ भारत के लिए आतंकवाद मुद्दा है, तो आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान के लिए कश्मीर मुद्दा है। लेकिन पहली बार मोदी और नवाज शरीफ ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बातचीत संयुक्त बातचीत से आगे निकलकर विस्तृत वार्ता की दिशा में बढ़ जाए, तो फिर आतंकी हमले बातचीत को डिरेल नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए बातचीत जारी रहेगी और इसे विस्तृत वार्ता कहा जाएगा। यानी पहले की सरकारों से इतर, कश्मीर या आतंकवाद के मुद्दे से इतर बातचीत को कैसे ले जाया जाए, सारी मशक्कत अब इसी बात को लेकर हो रही है। यानी हमलों के बीच बातचीत परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव के खतरे को भी खत्म कर सकती है, और इसे दोनों देशों के नेता मान रहे हैं। लेकिन सवाल इससे हटकर है, क्योंकि दोनों देशों के सामने आतंक का वो ढांचा है जो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके या बहावलपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि कराची से लेकर रावलपिंडी और लाहौर से लेकर मीरपुर तक आतंकवादियों के कैंप या हेडक्वार्टर मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच आतंकवाद की मौजूदगी है। ऐसे में यह सवाल भी नहीं किया जा सकता कि 1-2 हवाई हमले भर से पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचे को खत्म किया जा सकता है, बल्कि सैन्य कार्रवाई से कहीं आगे दोनों देशों को आपसी सहमति बनाने होगी। उसी के बाद आतंकवादी कैंप खत्म हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की जरूरत बातचीत की हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को लेकर विभाजन के बाद से जिस नीति को अपनाए हुए है, उसमें पाकिस्तान की सेना की पहचान चाहे अनचाहे कश्मीर से ही जा जुड़ी है। यानी पाकिस्तानी सेना का जनरल वही लोकप्रिय होता है जिसके निशाने पर कश्मीर होता है, और कश्मीर निशाने पर तभी होता है जब आतंकवाद को वो ढाल बना ले। यानी नवाज शरीफ चाहे पाकिस्तान की गरीबी मुफलिसी की बात कर तरक्की को जरूरत बताएं, लेकिन पाकिस्तान की सेना भारत की तरह नहीं है। वहां सेना प्रमुख का भी एक चेहरा है जो कई बार सत्ता में दखल देता है और कई मौकों पर सत्ता ही पलटकर सत्ता में आ जाता है। और यही मुश्किल भारत के सामने है कि आखिर
वो बातचीत ना करे तब क्या होगा, बातचीत करे तो भी क्या मिलेगा। कह सकते हैं उलझन है, लेकिन एक दूसरी उलझन यहीं से शुरू होती है। दरअसल आतंकवादियों के निशाने पर या उनकी बिसात पर अगर कश्मीर रहा तो कश्मीर इसलिए रहा क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता अब से नहीं बल्कि विभाजन के बाद से कश्मीर को अपने लिए सबसे बेहतरीन, भारत के खिलाफ एक अचूक हथियार के तौर पर पाकिस्तान के भीतर जनता के साथ जोड़कर भी दिखाती रही और कहीं ना कहीं इसको अमलीकरण में लाती भी रही। और शायद वजह भी यही है कि पठानकोट हो या फिर मजार शरीफ, ध्यान दीजिए दोनों तरफ एक सिरा एक ऐसा जुड़ा है जो कश्मीर की भावनाओं में उबाल पैदा कर सकता है, और उसी के लिए ये हमले हुए हैं क्या? अफजल का इंतकाम। जी, मजार शरीफ में भारतीय दूतावास पर हमले के बाद दीवार पर जो तस्वीर उभरी उसमें आतंकी खून से यही लिखा गया था, अफजल का इंतकाम। और पठानकोट में भी हमले के बाद जब यह सवाल उठा कि कश्मीर छोड़ मैदानी इलाकों में आतंकवादियों ने हमला क्यों किया, तो आतंकवादियों ने हमले से पहले जिस एसपी सलविंदर सिंह और उनके 2 साथियों को अगवा किया था, उन्होंने भी अफजल गुरु की याद दिला दी। अफजल गुरु को ना जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता। जिसको फांसी दी थी? मैंने कहा हाँ ठीक है जानता हूँ, हम उसका बदला लेने आए हैं। तो पंजाब के पठानकोट और अफगानिस्तान के मजार शरीफ के बीच भले 900 किलोमीटर का फासला हो, लेकिन दोनों जगहों पर हुए आतंकी हमलों का एक सिरा संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर ही टिक गया। तो सवाल कई है। बड़ा सवाल तो यही है, क्या पठानकोट से काबुल तक अफजल गुरु का नाम लेकर जैश ए मोहम्मद अपनी ताकत दिखा रहा है, या फिर दूसरा सवाल है कहीं वो अफजल के जरिए कश्मीर के मर्म को उभार तो नहीं रहा, क्योंकि अफजल की पहचान तो कश्मीर से जुड़ी है। और क्या अफजल का नाम लेकर ही आतंकी अपने खूनी खेल को भावनात्मक लबादा भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि कानूनन भले अफजल गुरु को संसद हमले का दोषी मानकर फांसी की सजा सुनाई गई हो और फांसी दे दी गई हो, लेकिन अफजल को फांसी का मुद्दा कश्मीर की सियासत में अजब रंग घोलता रहा है। और याद कीजिए फरवरी 2013 में जब अफजल को फांसी दी गई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ, और हंगामा भी इस तर्ज पर हुआ जिसमें उस वक्त की मौजूदा सरकार के सीएम उमर अब्दुल्ला को ही कटघरे में यह कहकर खड़ा किया गया कि वो चाहते तो अफजल बच सकता था। तो फिर इसके मतलब क्या है? जाहिर है इसके मतलब है कि अब मौजूदा वक्त को आंकना होगा, और मौजूदा वक्त में महबूबा मुफ्ती सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, और इन सब के बीच अगर उस दौर और इस दौर के बीच अफजल को रखिएगा तो याद कीजिए उस वक्त पीडीपी का रुख क्या था। और तो और महबूबा मुफ्ती ने तो उस वक्त यहाँ तक कह डाला था अगर राज्य सरकार ने वक्त पर कार्रवाई की होती तो अफजल को फांसी से बचाया जा सकता था। हमें तो ये लगता था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं लगनी चाहिए, उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए। तो वो तो नहीं होता है ना, जो हम चाहते हैं वैसा तो नहीं होता जो हमको सही लगता है। यानी अफजल की फांसी के बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सियासत चाहे बदल चुकी हो, बीजेपी दोनों जगहों पर सत्ता पर आ चुकी है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जिस तरीके से अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती जल्द ही सीएम भी बन सकती हैं, तो फिर कई संकेत है। मसलन महबूबा मुफ्ती हुर्रियत को लेकर खासी नरम रही है, और बीजेपी हमेशा से महबूबा मुफ्ती को हार्डलाइनर ही मानती रही है। यानी पठानकोट से लेकर मजार शरीफ के हमले के केंद्र में अगर कश्मीर की भावना को अफजल गुरु के जरिए उभारना है तो फिर कश्मीर का सवाल भी मोदी सरकार के सामने नई परेशानी के साथ उभर सकता है। और ये सवाल तब जरूर होगा कि महबूबा मुफ्ती के सीएम बनने के बाद बीजेपी के पास या केंद्र के पास प्लान बी है कि नहीं, इंतजार करना होगा। कहीं न कहीं अफजल गुरु की फांसी का फायदा आतंकी संगठनों ने भी खूब उठाया। माना जाता है कि अफजल गुरु की फांसी के बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में आतंकी संगठनों ने नए नए युवकों को आतंकवाद के लिए भर्ती किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। अब जो देश और बाकी जगहों पर आतंकवादियों की तरफ से हमले हो रहे हैं वो अफजल गुरु के नाम को ही लेकर हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के लिए अफजल गुरु का नाम आतंकवादी संगठनों को बुनने के लिए काफी है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ पानी, श्रीनगर, आज तक। सवाल यही है, कश्मीर में भी मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा मुफ्ती हो सकती है, क्योंकि जानकारी यह भी आ रही है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद दिल्ली में एम्स में भर्ती पिछले 14 दिनों से हैं और वो वेंटिलेटर पर जा चुके हैं। और दूसरी तरफ श्रीनगर में तैयारी पूरी है कि जिस तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई भी जा सकती है, इसकी भी तैयारी है। लेकिन इसके साथ कई सवाल। बीजेपी वहां पर भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर संघ कल महाराष्ट्र के जलगांव में
मंथन शुरू करने वाला है। संकेत कई हैं, लेकिन मंथन में कौन होंगे, क्या निकलेगा, जरा रिपोर्ट देखें। कुछ ऐसा ही चक्रव्यूह है जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए बना हुआ है, और इस चक्रव्यूह को अमित शाह तोड़ पाते हैं कि नहीं, यह आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक में तय होगा, जो कल से जलगांव में शुरू हो रही है। बैठक में संघ के मुखिया मोहन भागवत समेत भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, सह कार्यवाहक विभागीय और बौद्धिक प्रमुख स्वात रंजन समेत दर्जन भर अधिकारी चिंतन मनन करेंगे। आखिरी मुहर प्रधानमंत्री मोदी की ही होगी, लेकिन अडवाणी और जोशी की सहमति भी होनी चाहिए, संघ यह भी मान रहा है। क्योंकि अमित शाह का विरोध लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने बिहार चुनाव के बाद इस पत्र को लिखकर किया था, जिसमें बिहार की हार की जिम्मेदारी कैसे, किसी ने क्यों नहीं ली और हार के जो तर्क गढ़े गए उसे तानाशाही के अंदाज में बीजेपी को हाँकने वाला बताया गया। और याद कीजिए, बिहार चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद 5 नवंबर को आखिरी बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ये कहकर बोले थे कि वह चुनाव परिणाम वाले दिन यानी 8 नवंबर को बोलेंगे। मैं 8 तारीख को बोलूंगा। लेकिन इसके बाद 8 तारीख आई और निकल गई, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नहीं बोले। और तो और 2 महीने पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन इस दौर में सार्वजनिक तौर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कभी कुछ नहीं कहा। यानी जो सवाल आडवाणी जोशी ने उठाए वह भी बीजेपी के पास पेंडिंग पड़े हैं, और आरएसएस ये कतई नहीं चाहेगा कि कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जो भी फैसला हो उसके बाद बीजेपी के भीतर से कोई आवाज विरोध की उठे, यानी सहमति बननी चाहिए। ऐसे में अगर अमित शाह पर संघ मोहर लगाता है तो यह भी हो सकता है कि जलगांव में फैसले के बाद खुद सरसंघचालक मोहन भागवत और भैयाजी जोशी दिल्ली आकर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की सहमति ले। क्योंकि जानकारी के मुताबिक जलगांव बैठक से पहले संघ और सरकार के बीच तालमेल बैठाने का काम देख रहे कृष्ण गोपाल ने आडवाणी और जोशी से मुलाकात की थी, लेकिन अमित शाह के नाम को लेकर दोनों का रुख नरम तब भी नहीं पड़ा था, यानी विरोध है। जाहिर है ऐसे में आखिरी फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दरवाजा ही बचेगा, क्योंकि मोदी सरकार के कामकाज पर कोई असर बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ना पड़े, यह भी संघ परिवार को ध्यान में रखना होगा, और मौजूदा वक्त में प्राथमिकता भी यही है। लेकिन सवाल पहली बार संघ के सामने सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भर का नहीं है, क्योंकि जिन मुद्दों को सतह पर जिस रूप में इस दौर में लाया गया, चुनाव दिल्ली में हार मिली, बिहार में हार मिली, उसके साथ ही सरकार, बीजेपी और संघ परिवार तीनों जिस सिद्धांत को छोड़कर नई दिशा में बढ़ रहे हैं वो भी चिंता का विषय है। कौन से मुद्दे हैं जो परेशान कर रहे हैं संघ परिवार को, रिपोर्ट देखें। कश्मीर में सरकार बीजेपी की भी है, लेकिन धारा 370 जस का तस है। स्वदेशी का नारा संघ परिवार से निकला, लेकिन सरकार एफडीआई के रास्ते चल निकली है। किसान संघ और आदिवासी कल्याण संघ सरकार के भूमि अधिग्रहण के रुख को लेकर नाराज रहा। जनसंघ के दौर से आदर्श गांव का जिक्र हुआ, लेकिन अब स्मार्ट सिटी का जिक्र हो रहा है। संघ को अखंड भारत पर सफाई देनी पड़ रही है, और प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लाहौर जा रहे हैं और देश को चौंका रहे हैं। तो क्या मोदी सरकार और बीजेपी के बीच राजनीतिक तालमेल नहीं है, या फिर संघ परिवार के सिद्धांत मोदी सरकार के दौर में बदल रहे हैं, या फिर सत्ता में आने के बाद से बीजेपी हो या संघ परिवार, सभी की पहचान मोदी सरकार के निर्णय पर आकर टिक गई है, और उसके केंद्र में और कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी खुद है। दरअसल ये ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर पहली बार आरएसएस परेशान है। इसीलिए जलगांव में संघ के कोर कमेटी की बैठक के केंद्र में वह सवाल उभरेंगे जिनके आश्रय बीजेपी को परिपक्व नेतृत्व मिल सके या परिपक्वता आ जाए। यह सवाल जरूर उठेगा। जनसंघ के दौर के नारे एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की सोच बीजेपी में जाग सके, चिंतन इस पर भी होगा। और संघ की बुनियादी सोच को बीजेपी राजनीतिक तौर पर विस्तार दे, चर्चा इस पर भी होगी। यानी मोदी के सत्ता में आने के बाद पहली बार संघ परिवार के भीतर इस बात को लेकर चिंता कहीं ज्यादा है कि राजनीतिक सफलता भर के लिए कहीं सामाजिक आर्थिक जमीन पर से स्वयंसेवकों के पांव इस दौर में उखड़ तो नहीं रहे। क्योंकि याद कीजिए, पिछले हफ्ते ही इंदौर में संघ की सभा हो या पुणे में संघ का समागम, दोनों जगहों पर संघ के मुखिया ने सवाल सामाजिक मुद्दों के आश्रय उठाए, और कहीं न कहीं निगाहों में मोदी सरकार भी थी। स्वार्थ लाभाच्या आशेने शोषणाच्या भानगडीत न पडता सगळा समाज आपला आहे, मी कुणाचंही शोषण करणार नाही असं मन जेव्हा म्हणतं तेव्हा शोषणमुक्त समाज तयार होतो।
तो सवाल यही है कि दिल्ली में अपनी सत्ता होने के बावजूद संघ अपने विस्तार के लिए अपने ही आधारों को और अपने ही सिद्धांतों को अगर लगातार खंगालता है या खंगालने की जरूरत पड़ती है, तो फिर उसी के राजनीतिक संगठन बीजेपी को चुनावी जीत क्यों नहीं मिल पा रही? दिल्ली में हार, फिर बिहार में हार, वह भी बुरी तरीके से। और चुनाव पार्टी सदस्य संख्या में बढ़ोतरी या सांगठनिक ढांचे को दुरुस्त करने के साथ साथ वैचारिक ताकत भी होनी चाहिए। क्या संघ अब इसे भी मान रहा है? क्योंकि इस दौर में कहीं इन सारी स्थितियों में वैचारिक परिस्थितियों को नजरअंदाज तो नहीं कर दिया गया, और इसीलिए संगठन और चुनाव में जीत के लिए जो भी विसात बिछाई गई वह अब असफल साबित हो रही है। दरअसल संघ की कोर कमेटी की बैठक में इन सारे सवालों पर मंथन होगा और माना जा रहा है कि 14 जनवरी को ही तमाम मशक्कत के बाद ऐलान होगा कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष होगा कौन। सवाल वही, कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहेगा या टूट जाएगा? लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बीएचयू में प्रोफेसर का टूट गया, संदीप पांडे, उन्हें निकाल दिया गया। आमिर हक हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। संदीप पांडे हमारे साथ हैं। संदीप जी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप है, आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये अनर्गल आरोप आरएसएस के लोग बहुत समय से लगाते रहे हैं मेरे ऊपर। मैं तो कहता हूं कि भाई, मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूं जो गैर कानूनी है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेजा जाए। असल में निर्भया के ऊपर जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया, वो मैं अपनी एक कक्षा में दिखाने वाला था, क्योंकि मेरा मानना है कि महिला हिंसा के मुद्दे पे खुल के बातचीत होनी चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है जिसको दबाया नहीं जा सकता। नहीं, ये विश्वविद्यालय में किसको आपत्ति है आपकी इस विचारधारा से? भाई, जो मुझे समझ में आ रहा है ये आरएसएस वालों को ही ज़्यादा परेशानी है, नहीं तो बाकी